दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। सत्र दूसरा, एरा ऑफ मैनिपुलेटेड मीडियम्स। मैं इस सत्र के पैनलिस्ट माननीय श्री सुदीप्तो सेन जी, माननीय श्री भाऊ थोरसेकर जी और इस सत्र के मॉडरेटर माननीय श्री कुमारी अदिति ददीत जी के साथ इस मंच के माननीय जिला संघ चालक श्री नरेंद्र पित्रे जी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी मंच पर पधारें। इस सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष माननीय मान्यवरों का परिचय करवाती हूँ। सर्वप्रथम माननीय श्री भाऊ तोरसेकर जी। भाऊ पत्रकारिता जगत में पिछले 50 सालों से कार्यरत है। विविध वर्तमान पत्रों के नियतकालिक के संपादक रह चुके हैं। दैनिक मराठा, ब्लिट्स, नवशक्ति, लोकप्रभा, मार्मिक में भाऊ का विपुल लेखन है। आधुनिक जगत के यूट्यूब के बहुचर्चित और लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। प्रतिपक्ष नामक भाऊ का यूट्यूब चैनल भी है। भाऊ ने 2014 और 2019 पुनः मोदीज किताब लिखी। भाऊ को सुनने के लिए सब आतुर रहते हैं। कोरी पार्टी ये भाऊ की चाइल्ड एजुकेशन पे नवीनतम किताब है। अब हम हमारे दूसरे अतिथि माननीय श्री सुदीप्तो सेन जी का आप सभी के सामने परिचय करवाती हूँ। आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्देशक हैं। आपका जन्म पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ है। गत कई दशकों से आपने ढेरों फिल्मों का निर्देशन किया है। केरला स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। केरला स्टोरी को देश विदेश में ढेरों सम्मान मिले हैं। आपके फिल्मी करियर की शुरुआत 1997 में हुई और आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म द अदर वेल्थ का भी निर्देशन किया है। आपने ढेरों हिंदी फिल्में बनाई हैं, जिनमें लखनऊ टाइम्स 2015 में, आसमा 2018 में, गुरुजी अहेड ऑफ टाइम्स 2018 में, गुरुजन 2022 में। ऐसी सभी फिल्मों का निर्देशन आपने किया है। अब मैं हमारी मॉडरेटर माननीय सुश्री कुमारी अदिति ददीत जी का परिचय आप सभी से करवाती हूँ। अदिति जी, आप एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। आप पिछले 10 सालों से इंडस्ट्री में हैं और मूड्स ऑफ भारत नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। आप राष्ट्र सेविका समिति की सेविका भी हैं। आप एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं और आप अपने चैनल पर सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से बात करती हैं। तो अब मैं हमारे मान्यवरों से अनुरोध करती हूँ कि वह दूसरे सत्र की शुरुआत करें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए और सभी को इसकी बहुत सारी बधाई। हम सभी को इसकी बहुत सारी बधाई। आज मुझे इतने गणमान्य व्यक्तियों के साथ में बिठा दिया स्टेज पे, तो ऑर्गेनाइजर्स को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो सत्र है एरा ऑफ मैनिपुलेटेड मीडियम्स, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये मैनिपुलेशन ऑफ मीडियम्स की आवश्यकता पड़ी। हमेशा से होता आया है। पीछे जाएंगे अगर तो त्रेता युग में जब श्री राम निकले वनवास के लिए, तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम में उन्हें निमंत्रित किया और कहा कि जिन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो रेडिकल्स है आज की भाषा में, वो हमारे जो यज्ञ की अग्नि है उसमें जल डाल देते हैं, उसमें मांस मच्छी डाल देते हैं, उसमें हड्डी डाल देते हैं। तो ये तब से ही होता आ रहा है। कलयुग आ गया, बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे मजहब आ गए। हम एक बार साउंड चेक करेंगे। हम हैं नहीं, हाँ, ब्रिटिश को समझ में नहीं आया हम, तो उन्होंने हमें एक संकुल में हेलो, रुकावट के लिए खेद थोड़ा। तो उन्होंने हमें एक संकुचित दायरे में डालने की कोशिश करी, क्योंकि समझ में नहीं आया कि हम क्या हैं। मूलतः समझ में इसलिए नहीं आता है, आई थिंक पिछले वाले सत्र में भी बात हुई
कि हमारी जो जर्नी है वो आध्यात्म की जर्नी है, यानी अंदर जर्नी है। अब रेडिकल्स के नहीं समझ में आता कि अंदर क्या हो रहा है, भाई जा कहाँ रहे हैं, जर्नी पहुँच कहाँ रही है। तो जब समझ में नहीं आता है तो वो गलत लगता है, गलत लगता है तो उसका विरोध करते हैं, और विरोध एक्सट्रीम पे पहुंचकर उन्हें लगता है कि इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। 1493 में पेपल बुल जो निकाला वेटिकन ने, उसमें यही लिखा गया था कि बुद्ध परस जो उनके हिसाब से हम हैं, बुद्ध पूजक पेगन्स, उन्हें या तो किल कर लीजिए या इंस्लेव कर लीजिए या फिर उनको कन्वर्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ तब तक मुसलमान आ चुके थे और डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से शुरू हो चुका था। उसके बाद चलती रही वो सारी चीज़ें, और फिर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने देख लिया कि भाई मुसलमानों ने इतने साल कोशिश कर ली, ये कन्वर्ट तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड है ये जो है उस पर, सनातन को अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड है। मूलतः जो डिफरेंस है वो ये था, दो अगर हम बेसिक डिफरेंसेस लें, कि जो मज़हब है, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, वो ये मानते हैं कि भाई जब पूरी दुनिया उनके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो दैट इज़ द एंड। अब सनातन ये कहता है कि जब तक सनातन रहेगा दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है हमारा। दूसरा ये है कि जन्नत जहन्नुम हेवन हेल के आगे थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है। हमें पता है स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ, वापस आना है, क्योंकि जर्नी बहुत आगे है, मोक्ष तक पहुंचना है। तो अब ये सारी चीज़ें जब समझ में नहीं आती हैं तो फिर मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, बहुत हद तक उन्होंने कॉलोनाइज कर दिया हमारे माइंड्स को, और फिर अंग्रेज चले गए, लेकिन पीछे छोड़ कर गए। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो मैनिपुलेटेड है, स्कूल जाओगे तो सिस्टम पूरा मैनिपुलेटेड है, हिस्ट्री बुक्स से सारे हिंदू राजा रानियाँ हट चुके हैं, मैनिपुलेशन हो चुका है। तो ये बेसिक रीज़न है मैनिपुलेशन का, क्योंकि वहाँ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो इस सभ्यता को ख़त्म करना है किसी भी तरह से। अब तलवार भाले ये सब चले गए, बंदूकें चली गई, तो अब कैसे करें? तो अब मीडियम्स के थ्रू मैनिपुलेशन चल रही है। अब OTT आ गए हैं, थैंक गॉड सोशल मीडिया ने थोड़ा बहुत हम जैसे लोगों को आवाज़ दी है, पर अभी भी बहुत संकुचित दायरा है, बहुत कम है नंबर में। सबसे पहले सुदीप्ता सर से पूछना चाहूँगी कि सर, हाउ डू वी डिफाइन मैनिपुलेशन ऑफ मीडियम्स, और क्योंकि इसी में आगे शायद निकलेगा, तो फिल्मों से जो मैनिपुलेशन हुआ है उसका सोसाइटी पर क्या असर हुआ है? सबको नमस्कार। ये मैं चेंज कर सकता हूँ? हेलो हेलो, थोड़ा गेन कम कर दीजिए ना, इको हो रहा है, खुला जगह है ना, गेन कम करिए। सबको नमस्कार। अदिति जी की जो क्वेश्चन है कि मैनिपुलेटिव मीडियम्स की क्या रूप है, इसके बारे में बोलना मुझे पहले मालूम नहीं था। करीबन 10-12 साल से हम लोग एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं 2-4 शब्द में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अनाउंस बता दे कि है क्या। अच्छा, बाय द वे, मैं एक बंगाली हूँ। दुनिया में बंगालियों के लिए बिल्कुल छूट है गलत हिंदी बोलना, गलत कोई भी भाषा बोलना, तो इसलिए आपका पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ, आपको मेरे लिए भी छूट होना चाहिए। तो पिछले 10-12 साल से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। पहले काम तो ये था, मैं फिल्म ज़रूर पिछले 20-22 साल से बना रहा हूँ। एक चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आया था कि ये बॉलीवुड होता क्या है। हुआ बॉलीवुड, फिर पता चला कॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, वुड रह गया। और छत्तीसगढ़ में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाके सुना कि छत्तीसगढ़ की जो फिल्म सिनेमा बनते हैं उसको बोलते हैं छॉलीवुड। तो आप सोचिए, ये जो वुड वाली कल्चर है, ईरान में जो फिल्म बनता है उसको ईरानवुड नहीं बोला जाता है, जर्मनी में जो फिल्म बनता है उसको जर्मनवुड नहीं बोला जाता है, फ्रांस में जो फिल्म बनता है उसको फ्रांसवुड नहीं बोला जाता है। तो इसकी इतिहास ढूंढने लगे। पिछले 50, 60, 70 साल में ना हमें
इतनी एक गंदी पिक्चर में डाल दिया गया है हमारी देश की सिनेमा को, देश की आर्ट एंड कल्चर को। राज कपूर साहब ने बोला था कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं तो हम आपकी सपना बेचते हैं। शायद आप, ये बहुत मशहूर कोट है, इसमें हम लोग बहुत वाह करते हैं, लेकिन इसमें ये जो भारतीय आर्ट एंड कल्चर की पिछले 100 साल की जर्नी को देखेंगे, क्योंकि 100 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 आईपीटीए मूवमेंट शुरू हुई थी। इंडियन पीपल्स थिएटर मूवमेंट जो था, जो लेफ्टिस्टों की सबसे बड़ा अखाड़ा था आर्ट एंड कल्चर को डोमिनेट करने के लिए, इसकी एक चाइनीज मॉडल था, इसकी एक रशियन मॉडल था। हमारे देश में भी वो शुरू हुई थी और पॉलिटिकली ये जो सारे ग्रुप थे सब आज के तारीख में एनाहिलेटेड हो गए, आज के तारीख में इनकी रेलिवेंस चले गए, लेकिन हमारी सोच में घुस गए, हमारी दिमाग में घुस गए। और बात तो ही है, दिल्ली में सरकार में जो भी आए चलेगा उन्हीं का ही। और इसलिए आप बोलेंगे बॉलीवुड की सिनेमा देखना है, आप बोलेंगे भारतीय सिनेमा, बोल के कोई सिनेमा आज के दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बॉलीवुड की सिनेमा आई हुई है। क्योंकि अंग्रेजों ने हॉलीवुड को बनाया गया था पश्चिम की, अमेरिका की इंडस्ट्री को, अमेरिका जो टूथपेस्ट टूथब्रश भी नहीं बनाते हैं, उनके भेजा हुआ सामान, उनकी भेजा हुआ कॉन्ट्राबैंडेड सड़ा हुआ दवाई हमारी देश में बेचा जाएगा, उसकी कल्चर को ग्लोरीफाई करने के लिए इंडियन आर्ट कल्चर में वेस्ट की छप्पा लगाया जा रहा था। हमने कभी पूछा नहीं क्यों हमारी सिनेमा को बॉलीवुड बोला जाएगा। और एक कहानी में आते आदित्य जी, जब बंद करना है आप बोल दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। 80s में आपने याद करिए, अचानक इंडिया, भारतवर्ष में महिलाएं बड़े खूबसूरत बनने लगे। सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, कोई मिस यूनिवर्स बन रहा है, कोई मिस इंडिया मिस पैसिफिक बन रहा है, कोई ग्लोबल ब्यूटी बन रहा है। अचानक ब्यूटी पेशेंट बनने का एक होड़-दम लग गया। तो हमें अजीब सा लगा कि हमारे देश में तो सुंदरता तो थी, लेकिन अचानक एक हर साल इंडिया से क्यों मिस यूनिवर्स होने लगे, इंडिया से क्यों मिस वर्ल्ड होने लगे। उस समय पे एक कॉस्मेटिक कंपनी था जिसका नाम था पॉन्ड्स की 927 करोड़ का एनुअल धंधा करते थे हमारे देश में। 5 साल में उनकी धंधा 1900 करोड़ रुपया में पहुंच गए। क्यों, कैसे मालूम है? याद करिए, उस समय पे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, जिनको बोला जाता है मॉडर्न इंडिया के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। क्या किए थे उन्होंने? हर छोटे छोटे जगह पे दूरदर्शन का लो पावर और हाई पावर ट्रांसमीटर लगाए गए थे। कितने बड़े साजिश हमारी देश के खिलाफ लगाए करा था। मैं उसको एक छोटा सा पन्ना आपके सामने रखूंगा। तो ये जो ब्यूटी पेशेंट की जो अचानक एक हुड़दम लग गया हमारे देश में, वो खबर गांव-गांव में पहुंच जाता था। तो गांव में जो लोग मेल न्यूट्रिशन पे, जो लड़कियां की होठ सूख जाते थे, सफेद हो जाते थे, वो कुछ पैसा 20 रुपया 25 रुपया बचा के रखते थे, क्योंकि हर गांव में एक दिन हफ्ते में मार्केट लगता है। तो पॉन्ड्स के गाड़ियां आते थे, वहां से लिपस्टिक खरीदते थे वो लोग, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता और सुष्मिता सेन की होठ लाल होते थे, और उसकी जरिए उनकी धंधा 2000 करोड़ के ऊपर ले गए। ये है मैनिपुलेशन की एक क्रूड, एक डेंजरस ट्रेंड जो हमारे देश में सालों सालों चले आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने उसको सवाल करना भूल दिया, क्योंकि हमारी सवाल वहां पे राज कपूर जैसे लोगों ने रोक दिया था कि आप सपना अचीव करने का क्षमता आपके पास नहीं है। आप छोटे मोटे लोग हो, नंगे घूमते हो, नंगे पैर घूमते हो, आपका कोई औकात नहीं है। आप सपना देखो और हम आपके सपना सप्लाई करते जाएंगे। ये एक 360 डिग्री कॉन्स्पिरेसी हमारी भारतीयता को अटैक करने के लिए था, और उसकी नतीजा ये है कि दुनिया में कहीं जाइए, मैं तो जाता रहता हूँ मेरी फिल्म लेके,
कहीं पे भी जाइए, इंडियन सिनेमा एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। जब देखते हैं ना वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ कलेक्शन, 400 करोड़ कलेक्शन, बिल्कुल गलत मत समझना, इसमें से कोई गोरे चमड़े देखने नहीं आया था। जो विदेश में इंडियन बैठे हैं, होटलों में काम करते हैं, गाड़ी चलाते, टैक्सी चलाते हैं, वो लोग फ्राइडे सैटरडे छुट्टी लेके इंडियन सिनेमा आते हैं तो देखने जाते हैं। थैंक्स टू करण जौहर, जो गुजराती और राजस्थानी शादियों की वीडियो बना के उनको भेजते हैं सिनेमा के नाम पे, वो देख के खुश हो जाते हैं भारतीय सिनेमा के नाम पे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अदिति जी, ये जो मैनिपुलेटिव मीडियम की सवाल है ना, ये एक वेस्ट की बनाया गया एक बहुत बड़ा साजिश है हमारी देश की मार्केट को, आर्ट एंड कल्चर को कब्जे में लेने के लिए। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, इस ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं उनके वो कभी ना कभी दिन में एक बार या दो बार या हफ्ते में एक बार या दो बार बॉलीवुड शब्द यूज़ करते हैं। और ये सवाल ज़रूर काल से करिएगा, क्यों भारतीय सिनेमा को हम भारतीय सिनेमा नहीं बोलेंगे, बॉलीवुड क्यों बोलेंगे, कॉलीवुड क्यों बोलेंगे, टॉलीवुड क्यों बोलेंगे। तो इसकी शिकार मैं ये नहीं है कि मेरी फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आप एक अंदाज़ा लगाइए, द केरला स्टोरी आप लोगों ने सब देखा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तहे दिल से वसाई के लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने आशीर्वाद दिए, इतने प्रशंसा किए हमारी। आप सोचिए, 3 स्टैटिस्टिक्स सामने आए, स्टैटिस्टिक्स 1, 4 स्टैटिस्टिक्स। भारतीय सिनेमा के इतिहास में महिला सेंट्रिक कोई फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई ये फिल्म किया है। गूगल में 6th हाईएस्ट सर्च इंडियन आर्ट इवेंट इज मेरी फिल्म द केरला स्टोरी। IMDb की मोस्ट पॉपुलर इंडिया फिल्म की 10 टॉप 10 की लिस्ट में हमारी फिल्म है। और ROI, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसमें हमारी फिल्म नंबर 6 में है, जहाँ पे चेन्नई मतलब तमिलनाडु और बंगाल में नहीं दिखाई जाता। वो फिल्म कोई OTT में नहीं है, वो फिल्म कोई सैटेलाइट चैनल में नहीं है। दुख की बात यह है कि किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इतने पॉपुलर एक फिल्म जो अब तक कम से कम 10 करोड़ भारतीय ने देख चुके हैं, सबकी डिमांड है देखने के लिए। क्योंकि ये जो मैनिपुलेटिव मीडियम है, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि केरला स्टोरी को दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा साजिश जो हमारी देश के खिलाफ रचा गया था और उसकी नतीजा इतने भयंकर होने जा रहे थे, जिसके ऊपर थोड़ा रोक लगे तो ये लोगों ने डिसाइड किया है कि केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस में तो हो गया, लेकिन OTT में आने के मतलब वो लोगों के घर में देखा जाएगा, वो दिखाने नहीं देंगे। ये इतने बड़े साजिश हमारी देश के खिलाफ लगे। लोगों ने बोला अरे जियो तो ले ही लेगा आपकी फिल्म। और मैं आपको बताऊं, जियो ने भी हमारी फिल्म लेने के लिए मना कर दी है, क्योंकि हमें पता चला सऊदी अरेबिया से फ़ोन आया जियो की ऑफिस में, क्योंकि उनका बिजनेस पार्टनर है मुकेश अंबानी जी, इसलिए केरला स्टोरी को नहीं किया, क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड मेरी स्टोरी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर दिया था। तो आप सोचिए कि OTT और ये सैटेलाइट चैनल की इतने बड़े साजिश इस देश में हो रहा है, बॉम्बे शहर में हो रहा है, लेकिन हमारी कोई जागरूकता नहीं है क्या होने जा रहा है। कुछ दिन पहले मैं आते आते अदिति जी को बोल रहा था, एक आर्टिकल मैं आपको वो बताऊंगा कि 2040 तक इस देश में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर आएगा। मेरी कोई आपत्ति नहीं है अगर वो भारतीय है तो, लेकिन जिस तरह इस देश के खिलाफ एक साजिश रचा गया है और वो साजिश में आज में हर हमारी सोशल एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो एक छोटा सा कोशिश था हमारी फिल्म, लेकिन इतने बड़े तादाद में एक इसके पीछे एक लॉबी आके लोगों की ओपिनियन के बाहर जाके इस फिल्म को OTT में आना बंद करता है, जहाँ पे हमारी सरकार का भी कोई रोल नहीं है, लेकिन वो लोग डिसाइड कर चुके हैं नहीं दिखाएंगे केरला स्टोरी को। वो लोग जितने चाहे डिस्क्रेडिट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आप किस विशियस सर्कल में फंस चुके हैं, किस
वॉल्केनो के ऊपर आप बैठे हुए हैं कि वो लोग डिसाइड करेगा, ये इस्लामो लेफ्टिस्ट लोग डिसाइड करेगा आप क्या देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं है। ये मेरी पिछले 6 महीने की एक्सपीरियंस है। आई थिंक सर ने जो बात बोली तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी होने के बावजूद फिल्म अगर नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब अभी भी हमारी जो एकता है, अभी भी हमारा जो संगठन बन रहा है, हिंदुओं में जो जागरूकता आ रही है वो अभी भी कम पड़ रही है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल है सामने वाले कि अभी भी हम वो नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अपने लोग जब बना रहे हैं ऐसी फिल्में हमें जागरूक करने के लिए, वो भी अगर OTT पे नहीं आ पा रही है तो दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। एक और बात जो सर ने कही कि जब पॉन्ड्स का एग्जाम्पल दिया कि तो बेसिकली आइडिया यही है कि हमें हमारे ही प्रति हमारे मन में हीन भावना डालना कि हम नारी जो मान्यताएं हैं वो गलत हैं। और आज बहुत हद तक जो जेन ज़ी की अगर हम बात करें तो वो सवाल तो उठाने लगी गए हैं कि ये क्यों करते हो, तुलसी की पूजा क्यों करते हो, या कोई भी चीज़ क्यों करते हो। तो यही है कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड कि हम अपने हमारी जो मान्यता है, हमारा जो संस्कार है, उसी पे क्वेश्चन उठाने लग गए हैं। यही होता है मैनिपुलेशन ऑफ मीडियम्स के थ्रू। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। भाव तोरसेकर जी, आपसे पूछना चाहूँगी, पॉलिटिक्स की क्योंकि बात हुई, तो पॉलिटिक्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया मीडिया के थ्रू। और जो मुझे समझ में आता है कि एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि आम आदमी कभी भी पॉलिटिक्स से ना जुड़े, ताकि वो हमेशा लुटेंस के और पावरफुल लोगों के हाथ में ही रहे देश की सत्ता। तो ये कैसे मैनिपुलेट हुआ और पॉलिटिक्स में इससे आपको क्या लगता है इसके बारे में? हेलो, देखो एक बात होती है कि मैं इसको मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया नहीं बोलता, मीडियम्स नहीं बोलता, मैं इसको मैनिपुलेशन ऑफ माइंड बोलता हूँ। और आपको जब दूसरों पर सत्ता, दूसरों पर हावी होना है तो आपको उसका माइंड कंट्रोल करना पड़ता है। मैं मेरी घर की बात बोलूँगा। मैंने एक किताब लिखी है जो इन्होंने जिक्र किया था कि कोरी पार्टी नाम का, मैंने बच्चों का संगोपन कैसे करना, इस पर जो मेरा अनुभव है वो ग्रथित किया है। मेरी बच्ची जब 2.5 महीने की थी तो वो निगल नहीं पाती थी और डॉक्टर बोला इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसको आदत डालो, क्योंकि 1 चम्मच भी बाहर का दूध डालो, वो ब्रेड फीड करती थी, वो अलग अलग बात थी, लेकिन जैसा बच्चा बढ़ता है तो दूसरा कुछ देना पड़ता है, तो वो दूध भी नहीं पी सकती थी और घर में दूसरा कोई उसको संभाल नहीं पाता था, ना उसको फीड कर सकता था, तो मैं कर सकता था। और डॉक्टर ने बोला था कि उसको उल्टी हो गई तो साफ करो और फिर चालू करो। तो 2.5 महीने का बच्चा लाल लाल हो जाता था, तो सब मुझे घर में राक्षस बोलते थे, तू क्या इंसान है साला, बच्चा देख जरा, अरे लेको उसको खिलाना तो चाहिए। तो वो करते करते आखिर में नौकरी छोड़कर बैठ गया और मैंने 18 महीने मेरी बच्ची को संभाला है, माँ बाप सब कुछ में था, तो उससे मेरा बच्चों के साथ जुड़ा हो गया। तो जब आगे चलकर मैं उसका सब संगोपन था वो मैं करता था, यानी मेरी बीवी है वो BSc की ट्यूशन करती थी मैथमेटिक्स की, लेकिन बच्ची 3री में थी, उसको गणित नहीं सिखा सकती थी, तो मैंने सिखाया। और आपको एक बात बोल दूं कि मैंने 5वीं तक मेरी बेटी का ट्यूशन यानी घर में उसका अभ्यास लिया है और जिंदगी भर उसको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो इंजीनियर हुई, मास्टर्स डिग्री अमेरिका में कर आई। तो माइंड कैसे मैनिपुलेट होता है बचपन से लेकर वो मैं जानता हूँ। तो जब एक बच्चे को हम इस ढंग से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अब देखिए एक बात बोल रहा हूँ, मैनिपुलेशन आपको समझा रहा हूँ कि ये बच्चा बढ़ रहा था तो वो उस लाइन के आगे नहीं जाना चाहिए, ये मुझे मालूम है कि इस लाइन से आगे नहीं जाना है। तो मैं क्या करता था, 2 फीट पहले ही लाइन खींच देता था, इसके आगे नहीं जाना है। तो बच्चे को तो डिफाई करना होता है, वो तो आपका नहीं सुनेगा, तो वो बैठती थी, थोड़ा थोड़ा पाव ऐसा आगे करती थी, लेकिन जो 2 फुट आगे है
वहाँ तक नहीं जाती थी। तो इतना तो डिफाई करने को चांस देना चाहिए, तो ये मेरे तरीके से काम करेगी, जो मुझे चाहिए वही वो करेगी। इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब मैं आज की बात बोलता हूँ। मेरी भतीजी के, दोनों भतीजों के बच्चा है, एक बच्चा लड़का है, लड़की है। वो किसकी सुनते नहीं है, और लेकिन मैंने एक भी थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन वो मुझे डरते भी है, मेरा सुनते भी है। तो मैं उनका माइंड मैनिपुलेट करता हूँ। वो समझ नहीं पाते, दोनों बच्चे अभी 12-13 साल के हो गए, लेकिन अभी भी डरते भी है, मानते भी है, क्योंकि वो फिक्स नहीं कर पाते कि ये किस मूड में है। नहीं तो बच्चे बिल्कुल इनोसेंट नहीं होते, आप ध्यान में रखो। उनको मालूम होता है कि किसको किस ढंग से इस्तेमाल करना है। तो अगर वो उसकी दादी है, नानी है, इनके किसी को माँ बाप को दम देते, भाऊ आजोबा को बोलेंगे, ऐसे बच्चे उनको दम देते। तो इसका कारण मैंने उस ढंग से उनको मैनिपुलेट किया है। तो ये आम समाज जो होता है ना, उसको भी इसी ढंग से मैनिपुलेट किया जाता है। और इस देश में आज का सबसे बड़ा माइंड मैनिपुलेटर जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा है। अपने विरोधियों को किस ढंग से अपने ही गेम में इस्तेमाल करे, ये मोदी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपने शायद वो फिल्म देखी होगी, कौन है उसका नाम, उत्पल दत्त, अमोल पालेकर वगैरह, गोलमाल वगैरह को शायद था। तो उत्पल दत्त होता था ना, वो हमेशा वो चेस खेलता था, और यहाँ मोल कर रहा है, उधर जाकर वही बैठकर खेलता था। तो आज की जो पॉलिटिक्स है मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से मोदी शाह खेल रहे। अब देखिए 2014 में उसको चाय वाला बोलने के बाद उसने मेजॉरिटी लाई, फिर भी 2019 के पहले मणिशंकर अय्यर उसको नीच बोलता है, तो मोदी ने उसका फायदा उठाया। अब इसने पनौती बोल दिया, तो इसको पनौती बोलने तक लाना, उस लेवल पर लाना कि इसने मुझे गाली देनी ही चाहिए, मोदी उसको वहां लाते हैं। तो इसको मैं मैनिपुलेशन बोलता हूँ, मैनिपुलेशन ऑफ माइंड। देखो 2007 के बाद मोदी ने कभी भी किसी भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। ये पीछे भी पड़ जाते तो हाथ जोड़कर निकल जाते थे। तो एक बात समझना जरूरी होता है कि बाद में जब 2014 में आ गया चुनाव, तो ये इनके पीछे पड़ गए थे, हमको इंटरव्यू दे दो दे दो। वो इस चैनल में किसको इंटरव्यू देना है, वो इंटरव्यू देने वाला पत्रकार भी मोदी सिलेक्ट करते थे, क्योंकि इनको मोदी ने लाचार बना दिया। मोदी के नाम पर टीआरपी है। तो राजदीप हो, बरखा दत्त हो, सागरिका घोष हो, बड़े बड़े नाम थे, उनको नहीं इंटरव्यू दिया। तो ये जो होता है ना, तो एक बात होती है कि मैं मानता हूं कि सालों साल ये मीडिया का माइंड का मैनिपुलेशन होते आया है। अब इन्होंने फिल्म की बात की, देखो हमारे यहाँ गांधी फिल्म को, या वो क्या मिलियनर क्या था वो, स्लम डॉग मिलियनर, दो फिल्म को ऑस्कर मिला है, लेकिन वो हमारे प्रोड्यूसर नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर नहीं है, इंडियन प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये बात छोड़ दो, लेकिन फिल्म में मैनिपुलेशन कैसा होता है, मैंने वो जयपुर में पिछले साल में मैंने बोला था कि 1991 में हमारे यहाँ उल्लासनगर में एक लड़की 10वीं परीक्षा के लिए बैठी थी, तो 2 गुंडे घुस गए, उन्होंने सबको, बच्चों को भगाया और रॉकेल डालकर उसको जला दिया था। 2 महीने तक ये बात हेडलाइन बनती रही। एक बच्ची को जलाया गया,
लेकिन आपको 90s में याद होगा कि डर, बाजीगर, अंजाम, ये 3 फिल्में आई। इन्होंने हमारा माइंड इस ढंग से मैनिपुलेट किया कि हमको बुरा लगता नहीं अभी। अब हर दिन हम अखबार ने चैनल में एक खबर सुनते हैं कि किसी लड़की के चेहरे पर एसिड डाला गया, किसको चाकू से भोंका गया, किसी पर गैंगरेप हो गया। हम टस से मस नहीं होते। उस वक्त 2 महीने वो हेडलाइन होती थी। क्यों हो गया कि शाहरुख की 3 फिल्में आई, अंजाम, बाजीगर और डर, उसमें उस विलन का ग्लोरिफिकेशन किया गया। और सबसे बड़ा पॉपुलर सॉन्ग क्या था, गाना क्या था, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। यानी उस लड़की को चॉइस नहीं है और हमने मान लिया है। हमने राक्षस को हीरो बना दिया है। कैन यू इमेजिन द मैनिपुलेशन ऑफ माइंड? आज का सुपरस्टार कौन है? और अगर राक्षस को भगवान बना दोगे तो रामलीला बंद हो जाती। कितनी आसानी से इस ढंग से अब इनकी जो इन्होंने कहा कि केरला स्टोरी पर मैंने नासिरुद्दीन शाह, अरे केरला स्टोरी कैसे चल सकती है? यानी देखने वालों के मन में गिल्टी फीलिंग पैदा कर दिया जाता है कि केरला स्टोरी चले ही क्यों, वो तो फ्लॉप होनी चाहिए, वैक्सीन वॉर फ्लॉप होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे सामने आइडल्स ला के रख देते। अचानक एक दिन आता है कोई बुकर वगैरह अवार्ड है, वो तो अरुंधति रॉय को मिल गया, फिर उसको चैनल पर लाना शुरू कर देते हैं, फिर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट शुरू कर देती है। कितनी आसानी से ये चीज़ें हमारे दिमाग में भरी जाती है। अब देखिए, आपको याद, जो आजकल तो चैनल के डिबेट बहुत सारे बंद हो गए, नहीं तो वरना हमारे सामने पेश करते, 10 लोग पेश करते, 10 में से एक कोई संघ वाला होगा, एक बीजेपी वाला होगा, बाकी जो कांग्रेस का ही है उसको पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलेंगे, दूसरे दिन ऑथर बोलेंगे, है तो कांग्रेस वाला। जिसका डीएनए ही कांग्रेस है उसको हमारे सामने ऑथर बन के पेश किया जाएगा। तो इस ढंग से मैनिपुलेशन होता है। हिस्ट्री कैसे बनाई गई? मैं हिस्ट्री के बारे में नेपोलियन का एक कोट मैं आपको बोलूँगा। नेपोलियन बोलता है, जिस झूठ पर बहुत सारे हिस्टोरियन का एकमत होता है वो हिस्ट्री होती है। मुझे बहुत पसंद आया वो। या अभी पहले हिस्ट्री का सेशन हो गया, तो इस ढंग से हमको, जैसे बच्चे, मैंने बच्चों को मैनिपुलेट किया है, तो इस ढंग से। और दूसरी बात होती कि आजकल हमको न्यूज़ दिखाते चैनल पर, वो न्यूज़ होती ही नहीं। हम जब जर्नलिस्ट 52 साल पहले बने तो हमको बताया गया था, कुत्ता अगर इंसान को काटता है तो वो खबर नहीं होती, अगर इंसान कुत्ते को काटता है तो खबर होती है। और आजकल हम चैनल पर क्या सुनते हैं, अरे आज इसने कुत्ते ने इसको काटा, अरे कुत्ते ने इसको काटा। इसमें क्या खबर हो गई भाई? राहुल गांधी गलत बोल गए तो बोलेंगे, उसमें खबर क्या है? जिस दिन संजय राउत, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम बोलेंगे, वो खबर होती है, वो खबर होती है। लेकिन ये रोज उठकर बोलेंगे मोदी ने ये गलत किया, मोदी ने, हम दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमको जब बार बार गलत चीज़ें दिखाई जाती है। मैं बहुत पुरानी आपको 73-74 की एक बात बोल दूँ। मैं बाबा आमटे के यहाँ गया था, वहाँ एक प्रोफेसर मिले थे जो धुलिया के थे। मैं बाद में उनको मिलने गया तो उनके कॉलेज में गया था, तो उस वक्त बॉबी फिल्म आई थी। तो बातों बातों में वो टीचर्स रूम में बातें निकल गई। एक बहुत उम्र हुए बूढ़े प्रोफेसर थे, वो बोले, हाँ यार ये बॉबी का गाना मुझे भी पाठ हो गया। बोले कैसे हो गया? अबे क्या करूं? बोले
कहीं रेडियो पर लगा है, घर से निकलूं कहीं होटल में बज रहा है, किसी के घर में कोई सत्यनारायण है उधर बज रहा है, तो ना सुनते भी चलता जा रहा है। बाय हार्ट हो गया। यानी जैसे कीड़े मकोड़े चूहे हमारे घर में घुस जाते हैं ना, ऐसी ये चूहे हमारे दिमाग में घुसाई जाती है और वो हमें पसंद आने लगती है, क्योंकि वो नापसंद नहीं है, इसीलिए पसंद हो गई, आज की भाषा में वायरल हो गई। सर बहुत सारे और सवाल है, तो एक नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। दादा आपसे वापस पूछूंगी कि आपकी फिल्म जो थी वो लव जिहाद पर प्राइमरी था। ऐसा तो नहीं है कि इंटर रिलीजन फिल्में पहले नहीं बनी है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है कि हमेशा लड़का हिंदू होता था और लड़की मुस्लिम होती थी। तो ये पूरी जो चीज़ करी गई कई सालों तक, और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने बनाई ये लव स्टोरी इंटर रिलीजन वाली, लेकिन हमेशा यही कंसेप्ट रखा। ये पर्पसली हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या है ना अदिति जी, इंटरफेथ मैरिज हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है, हज़ारों साल से चल रहा है और किसी की कोई आपत्ति भी नहीं है। शादी करना है, प्यार करना है, बहुत अच्छी बात है। उसमें कन्वर्शन कहाँ से आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। किया ना अभी जाहिर खान ने शादी की है एक हिंदू लड़की से, कोई ये करीना कपूर ने शादी की एक मुस्लिम से। उसको मेरे पास जितने खबर है उनको रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्या होता है कि केरल में हज़ारों के तादाद में जो लड़कियों के साथ मैंने काम की पिछले 8-9 साल से, या जो यूपी से खबर आते हैं, राजस्थान से खबर आता है, मध्य प्रदेश से खबर आता है, वहाँ पे रिलीजियस कन्वर्शन शादी की एक प्रीकंडीशन हो जाता है। यहाँ पे आते हैं मैनिपुलेशन शब्द की व्याख्या। हम इसका नाम दिए हैं मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। एक लड़की, अभी बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग खबर आया, हदिया करके एक लड़की की कन्वर्शन हुई थी। अगर आप लोगों को याद होगा, पूरे न्यूज़पेपर उसमें भरे पड़े रहते थे, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने उसकी शादी को एक बाद में पता चला था वो लड़का पीएफआई से थे, आईसीस की रिक्रूटर थे। वो हदिया करके एक लड़की को शादी हुआ था इन लोगों का। वो पंडिचेरी चेन्नई में एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसकी फादर का नाम था अशोकन, जो इंडियन आर्मी रिटायर्ड थे। मैं उनके घर तक भी गया। वो लड़की कन्वर्शन के बाद कन्वर्शन हुआ और उस लड़के से शादी हुआ। केरल हाई कोर्ट ने ये दोनों पहले एक साथ रहने लगे थे और रिलीजियस कन्वर्शन हो गया था। ये था 2017 की 16 दिसंबर की कहानी। केरल हाई कोर्ट में उसकी शादी को, मतलब लिव टुगेदर को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है तुम दोनों को लिव टुगेदर कर रहे थे, लेकिन शादी एक्सेप्टेड नहीं है टिल द टाइम यू प्रोवाइड सर्टेन पेपर्स, बिकॉज मुस्लिम पर्सनल मैरिज एक्ट की कुछ प्रीकंडीशंस है, तो वो पेपर देना था। वो पेपर उनके पास कुछ नहीं था। ये डेट माइंड करिएगा, 24 तारीख संडे था, 25 दिसंबर कोर्ट की छुट्टी था। तो कोर्ट ने 22 दिसंबर की डेट दिया था कि उसको प्रूफ देने के लिए। सर मैं प्रेजेंट था वहाँ पे। उसकी शादी की सारे डॉक्यूमेंट 22 दिसंबर को केरल हाई कोर्ट के सामने था, इंक्लूडिंग उसकी फादर अशोकन जी की सिग्नेचर। क्योंकि केरल मुस्लिम एक्ट में क्या होता है कि उनको दोनों की फैमिली की, तीनों लोगों का सिग्नेचर ज़रूरत होता है। पर्टिकुलरली मदर फादर अगर जिंदा है तो फादर का सिग्नेचर की ज़रूरत है। तो केरल हाई कोर्ट के सामने सब कुछ, सारे झूठे पेपर दिया गया था। और जो लॉयर उनको प्रेजेंट कर रहे थे, ही वॉज चार्जिंग 25 लाख रुपीज़। वो पैसा कौन दिया था, क्योंकि उनकी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब था, और कौन दिया था, कहाँ से आया था, वो बात मैं मेरी फिल्म की सिलसिले में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद वो केरल हाई कोर्ट उनके शादी को नेगेट कर देता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है। लेकिन लड़की बोलती है वो अपने घर नहीं जाएंगे, तो उसको कुछ होम में रखा जाता है। फिर वो केस 7 जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या समझाया जाता है हमें मालूम नहीं।
शायद मुझे मालूम है, क्योंकि मैं सिमिलर सिचुएशन बस्तर की ट्राइबलों के लिए भी हो रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है मालूम है, ये अद्भुत एक सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट से जब स्टेट से लॉयर जाते हैं तो उनको वो फर्राटेदार अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, और उनके सामने कौन होते हैं, प्रशांत भूषण होते हैं, कपिल सिब्बल होते हैं, इंदिरा जयसिंह होते हैं, इन लोगों के लिए लड़ने के लिए आते हैं। और इन लोगों ने इतनी खूबसूरती से अंग्रेजी स्टाइल और अंग्रेजी उसमें बात करते हैं कि देशी लोगों का वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा वो नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है। तो ऐसा ही हुआ, केरल से जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर आए थे, उनकी अंग्रेजी जज साहब ने शायद समझा नहीं होगा, एक गलत केरल हाई कोर्ट की जजमेंट को कंप्लीटली टर्न आउट करके उनकी मैरिज को वो दे देता है, कंसेंट दे देता है। और मज़ेदार बात, दैट इज कॉल्ड द आयरनी ऑफ फेट, 4 दिन पहले वो लड़की ने मैरिज टर्मिनेट किया है और रिकन्वर्टेड होके हिंदू बन गई है, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे घटना मैं आप लोगों को सामने, क्योंकि मैं जाने अनजाने में केरल की ये सारे लड़कियां मेरी बहुत ही फैमिली बन चुकी है, तो मैं ये बातें मुझे मालूम है कि क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या हो रहा है। तो मेरी फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ था कि केरल में हमारी फिल्म को 11 मैं 2 मिनट टाइम लेता हूँ, 11 दिसंबर 2022 में मेरी फिल्म की टीज़र रिलीज होता है, जिस टीज़र में हमने बोला था कि केरल ऐसे मेरी जैसी 32,000 लड़की इस ज़मीन पे, इस रेगिस्तान में दफन हो गया। ये लैंग्वेज आदा शर्मा की जो कैरेक्टर है वो बोलती है कैमरा में, मेरी जैसी 32,000 लड़की इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। कुछ बातें हुई, लोगों ने सोचा कोई बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म आ रहा है, ज़्यादा बातें नहीं हुई। ट्रेलर जब रिलीज हुआ, ट्रेलर कोट अनकोट बहुत इन्फ्यूरेटिंग था, जो करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पैसा खर्चा किया है तो प्रोड्यूसर फिल्म भी बेचना है उनको। तो ट्रेलर देख के लोगों को लगा अरे ये फिल्म तो आ रहा है और फिल्म बहुत बड़ा समस्या करने लगेगा। ट्रेलर रिलीज हुई हमारी 26 अप्रैल 2023, फिल्म रिलीज हुई 5 मई, बीच में 9 दिन का डेट था। भाई साहब बिलीव नहीं करेंगे, ये 9 दिन में केरल हाई कोर्ट में 11 पिटीशन, तमिलनाडु हाई कोर्ट में 6 पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशन, टोटल 21 पिटीशन हमारे खिलाफ इस फिल्म के रोक लगाने के लिए हुआ। आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट देखिए, 21 पिटीशन आया एक फिल्म को रोकने के लिए। केरल हाई कोर्ट में 11 केस था। तो जिस दिन पहले जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन 3 केस को माननीय चीफ जस्टिस खारिज कर दिया, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो 18 केस बचा। तो एक दिन केरल हाई कोर्ट में हम अटेंड कर रहे हैं, एक दिन तमिलनाडु हाई कोर्ट में अटेंड कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात हुई, जो पिटिशनर थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला केरल से, जिनकी उन्होंने लिखा है मंथली इनकम 21,000 रुपया। 21,000 रुपया इनकम करने वाले एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला, उसके लिए लड़ने कौन आया? कपिल सिब्बल, जिन्होंने 40 लाख रुपया पर अपीयरेंस में वो करते हैं, चार्ज करते हैं। उनके लिए आया इंदिरा जयसिंह, जो 35 लाख रुपया पर डे चार्ज करते हैं। सो एक तरफ दिल्ली की बड़े से बड़े वो थे और एक तरफ हम लोग थे। तो हमें कुछ क्या करना था, इनके साथ लड़ाई करने की तौर तरीका जानते नहीं थे, और हमारे पास पब्लिसिटी के लिए कुछ पैसा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैनिपुलेशन शब्द इतना इंटरेस्टिंग है ना। तो हमारे पास पब्लिसिटी के लिए 2-3 करोड़ रुपया हमारे पास था। हमने सोचा रहे ये तो पब्लिसिटी का बहुत बड़ा जरिया है, सुप्रीम कोर्ट पे लड़ाई चल रहा है। हमने हरीश साल्वे को हायर किया। हरीश साल्वे जी हमसे 25 लाख रुपया पर डे अपीयरेंस के लिए लिए। हमने 2.5 करोड़ रुपया खर्चा किया ये 9 दिन की कोर्ट केसेस में। मज़ेदार बात है, अब आप लोगों को और एक बार ताली देना पड़ेगा। 5 में 9 बजे हमारा पहला स्क्रीनिंग था, पहला शो था। 4 में 3:45 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे 18 को डस्टबिन में फेंका और बोला ये फिल्म रिलीज होगा। अब
आप सुनिए पैरेलल मैनिपुलेशन की कहानी। हमारी जो 11 दिसंबर जो टीजर रिलीज हुआ था उसमें था 32,000 लड़की इस भर्ती में दफन हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट की केस खारिज हो गया, अचानक हमारी पेज हैक हो जाता है 10 मिनट के लिए। इसकी एक वीडियो हमने 6 जून को प्रूफ के साथ दिए है कि 10 मिनट के लिए हमारी यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ था। और वो जो वीडियो 6 महीने से यूट्यूब चैनल में है, एक दिन 10 मिनट के लिए वो हैक होने के बाद 20,000 स्क्रीनशॉट लिया जाता है और प्रोपागेंडा चलता है कि इन लोगों ने 32,000 नंबर को 3 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता चलता है और इमीडिएटली उसको हमने अब फिर दोबारा 32,000 कर देते हैं। बात यह है, यहाँ पे मेरी 2 आर्गुमेंट मैं हर जगह पे करता था। 32,000 नंबर कैसे पहुंचा उसकी हिसाब यूट्यूब चैनल में हम दे चुके हैं। कहाँ से ये नंबर आया? नंबर 1, 32,000 नंबर जो लोग वहाँ पे है, जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, और जो लड़कियाँ अर्षा विद्या समाजम की जो लड़कियों को हम लोगों ने हमारे साथ थे, उनके हिसाब से ये नंबर, ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन वाली नंबर 32,000 से बहुत ज़्यादा है। 50,000, 60,000, 1 लाख से ज़्यादा है। दूसरा, ये मूर्ख ये नहीं समझते हैं, अरे जिस देश की एक लड़की के साथ भी अगर ऐसे होती है, उस देश को शर्म से सर झुक जाना चाहिए। वो लोग अभी नंबर, जैसे कि 32,000 की जगह अगर 27,932 होता तो हम गलत प्रूफ हो जाते, तो ये अलाउड है। तो ध्रुव राठी जैसी, आकाश बनर्जी जैसे लोग कुछ कहने बातों को लेके कुछ वीडियो करके बहुत पॉपुलैरिटी लिए। 2012 16 जुलाई या